बच्चों से लेके बड़े तक सभी एक मेंटल टेंशन की बात करते हैं। न्यूरो की प्रॉब्लम बच्चों में भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। स्ट्रोक के मल्टीपल कारण हैं। एक्चुअली इसकी भूमिका काफ़ी महीनों से या सालों से हम कह सकते हैं बन रही होती है कि हाथों पैरों में झंझनाहट, हार्ट की बीमारियां होती हैं जो बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल से जुड़कर आती हैं। नमस्कार, मैं हूं पूजा और फिर आज हम हाजिर हैं आपके पास उन सारी समस्याओं को लेके जिसको आप हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं। समस्या दिमाग की है। दिमाग यानी न्यूरो। सबसे ज़्यादा परेशान अगर कोई है तो वो हमारा दिमाग है। और इसके लिए आज हम बात करने आए हैं सर्वोदय हॉस्पिटल में मधुकर त्रिवेदी जी से, जो बताएंगे कि हम इतने परेशान से क्यों हैं। क्या वजह है जो आजकल बच्चों से लेके बड़े तक सभी एक मेंटल टेंशन की बात करते हैं, न्यूरो डिसऑर्डर की बात की जाती है। और अभी जो हाल फिलहाल में एक सर्वे आया, लांसेट की रिपोर्ट आई, जिसमें कह रहे हैं कि 20 मिलियन लोग जो हैं वो ब्रेन स्ट्रोक से प्रभावित हैं। क्या हमारी लाइफस्टाइल इतनी बदल चुकी है कि हम इतने ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं डॉक्टर? देखिए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बीमारी है। स्ट्रोक के मल्टीपल कारण हैं। अगर स्ट्रोक के कारणों की हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफस्टाइल, ओवरवेट, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल। हम इन जनरल आम तौर पर देखें तो ये सारी चीज़ें टाइम के साथ बढ़ रही हैं। जैसे जैसे इन चीज़ों का इंसिडेंस बढ़ रहा है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि इसके साथ स्ट्रोक के इंसिडेंसेस भी बढ़ रहे हैं। तो स्ट्रोक का जो रूट कॉजेज़ इन्हीं बीमारियों में छिपे हुए हैं, इंक्लूडिंग हार्ट। कार्डियक भी एक हार्ट बीमारी भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है। तो इन सारी बीमारियों को हम जैसे जैसे बेहतर वे में कंट्रोल करना सीखेंगे, अचीव करेंगे इसमें बेहतर कंट्रोल, तभी आगे जाके हम धीरे धीरे स्ट्रोक से आगे चल के बच पाएंगे, वरना ये स्ट्रोक का रिस्क भी इसी के पैरेलल बढ़ता जाएगा। लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि पहले कहते थे कि ठंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रोक के केसेस होते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड हो तो कहा जाता था कि बुज़ुर्गों को बचाओ क्योंकि स्ट्रोक के खतरे बढ़ जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा गया है, मेरी भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बात हुई, और आप माशाल्लाह यंग हैं। यहाँ भी इस हॉस्पिटल में भी मैक्सिमम केसेस स्ट्रोक के आए उस दौरान। और वो ठंड बिल्कुल नहीं थी, मतलब वो ठंड इतनी नहीं थी जिसमें कि स्ट्रोक आए। ये क्या वजह हो रही है? देखिए, अगेन जैसे हमने डिस्कस किया, नॉर्मली तो विंटर्स में जैसा हम बहुत कॉमनली जानते हैं, सर्दियों में वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ब्लड खून गाढ़ा होने लगता है, थोड़ा सा बीपी फ्लक्चुएशंस बढ़ जाते हैं, बीपी हाई होने की टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं, तो वो तो एक मेजर ट्रिगर फैक्टर होता है। बट उसके अलावा इन जनरल जो हम देखें, पूरे साल भर में स्ट्रोक के केसेस जो बढ़ रहे हैं विंटर के अलावा भी, उसका मेन रीज़न अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ एंड अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन रहा है। देखिए, विंटर्स जो हैं, अकेले विंटर्स डायरेक्टली स्ट्रोक क्रिएट या एकदम से बढ़ाती नहीं है। डायरेक्ट के अलावा विंटर्स का इनडायरेक्ट रोल भी होता है। विंटर इन जनरल हम विंटर सीजन में देखें या उसके आगे पीछे के समय में देखें तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी लेवल काफ़ी कम हो जाता है। इन जनरल भी हमारी लाइफस्टाइल सीडेंटरी हो चुकी है। तो इसीलिए इट्स नॉट जस्ट अबाउट विंटर सीजन के आगे पीछे और इवन बाकी समय में हमारा जो लाइफस्टाइल है जो सीडेंटरी होती जा रही है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, जिसकी वजह से शुगर का और अनकंट्रोल्ड हो जाना, जिसकी वजह से बीपी का बढ़ना। और देखिए, जितने लंबे समय हमारा बीपी शुगर अनकंट्रोल्ड रहेगा, जितने लंबे समय हमें कोलेस्ट्रॉल की बीमारी रहेगी, ये धीमे धीमे करके ब्रेन में एक ब्लॉकेजेस डेवलप कर रही होती है। देखिए, स्ट्रोक हमें दिखता अचानक से है कि भाई आज पेशेंट को हमारे स्ट्रोक हो गया या इस दिन पर स्ट्रोक हुआ। हमें लगता है कि ये अचानक से कैसे आया, बट एक्चुअली इसकी भूमिका काफ़ी महीनों से या सालों से हम कह सकते हैं बन रही होती है। ब्रेन की खून की नलियों में ब्लॉकेजेस जो कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से डेवलप हो रही होती हैं, ये एक सालों साल का प्रोसेस है जो हमारे पूरे पुराने अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के साथ जुड़कर एक दिन ऐसा आता है जब कोई ट्रिगर होता है। और वो ट्रिगर ठंड हो सकती है, वो ट्रिगर स्ट्रेस हो सकता है, सडन हाई बीपी हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद हम वो खून की नलियाँ सडन ब्लॉक हो जाती हैं और स्ट्रोक के रूप में हमें दिखाई देता है। अभी आपने बोला कि कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा कारण है, और आपने कहा कि वो एक दिन में स्ट्रोक नहीं आता, बहुत सारे कॉजेज़ हैं, उसके बाद ये स्ट्रोक आता है। हमें कैसे पता चले, हम हमारे दर्शकों को कैसे पता चले कि ये जो हमारे बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं,
ये स्ट्रोक का कारण हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पैरों में झुंझुनाहट, हाथ में झुंझुनाहट, सिर में दर्द, इस तरह की परेशानियां हो रही होती हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है इससे। उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ इसमें है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि स्ट्रोक से बचें कैसे और स्ट्रोक को समझें कैसे जल्द से जल्द, ताकि हमें स्ट्रोक हो ही ना। सबसे पहले तो आपको किसी भी तरीके के न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स होते हैं, जैसे कि हाथों पैरों में झंझनाहट या चक्कर आना, डिज़ीनेस, अनईज़ीनेस, अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस तरीके के सिम्पटम यदि अचानक हों, जैसे कि अचानक आपकी बॉडी में ये सिम्पटम डेवलप हो रहे हैं, अचानक शरीर के एक हिस्से में कमज़ोरी आने लगी, अचानक शरीर के एक हिस्से में झंझनाहट आना शुरू हो गया, तो हमें तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इसके अलावा अगर ये आपको सिम्पटम्स नहीं हैं, बट अगर आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां हैं, तो इनको आपको जैसे ही आपको ये पता चले, पहले तो हमें इसकी स्क्रीनिंग करते रहना है। रेगुलर 6 महीने साल भर में बीपी तो हमें रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहना चाहिए। स्पेशली अगर आपका बीपी बॉर्डर लाइन है। होता क्या है कि हमारा बीपी बॉर्डर लाइन चल रहा होता है, कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बीपी बढ़ा था, 1 या 2 बार बढ़ा, बट उसके बाद हमने देखा कि नॉर्मल चल रहा है। बट होता क्या है, हम उस प्रॉब्लम को इग्नोर करते जाते हैं और बीपी हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम बढ़ा ही चल रहा होता है ऐसे पेशेंट्स में। उन्होंने 1-2 बार रिकॉर्ड किया, नॉर्मल आ गया, तो उन्हें लगता है कि नहीं मुझे बीपी की प्रॉब्लम तो है नहीं, पर एक्चुअली उनका बीपी थोड़ा-थोड़ा सा बढ़ा चल रहा है, जिसको अगर वो रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर कर रहे होते, इन सिमिलर वेज अगर वो अपने शुगर्स को रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर कर रहे होते, तो शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल ये टाइमली अगर कंट्रोल्ड होता है, तो हम काफ़ी हद तक फ्यूचर स्ट्रोक से बच सकते हैं। तो उस बैकग्राउंड, उस भूमिका को ही हमें बनने नहीं देना है, जो हमें आगे चल के स्ट्रोक का कारक बने। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, कार्डियक प्रॉब्लम्स, है ना? कुछ-कुछ तो कार्डियक प्रॉब्लम्स अगेन हार्ट की बीमारियां होती हैं, जो बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल से जुड़कर आती हैं। इसके अलावा हार्ट की इंडिपेंडेंटली भी हार्ट की बीमारियां होती हैं, जैसे धड़कन की बीमारी, जिसको हम एरिथमियास कहते हैं। हार्ट के एरिथमियास भी स्ट्रोक का कारण होते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता होगा, ये एक बिल्कुल ही नया शब्द है। धड़कन हो रही है ये सभी कहते हैं, पैल्पिटेशन हो रहा है ये सभी मानते हैं, लेकिन वो पता नहीं होता उन्हें कि ये भी उनको, वो डॉक्टर से कोई एक दवा लेते हैं या फिर पानी पी के सो जाते हैं। दर्शकों को ये जानना बहुत ज़रूरी है, महिलाओं में धड़कन की बीमारी बहुत ज़्यादा है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि। देखिए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और अंडर डायग्नोज्ड प्रॉब्लम है। धड़कन की बीमारी को हम एट्रियल फिब्रिलेशन या एक कॉमन टर्म एरिथमियास कहते हैं, जिसमें से एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसे हम कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। अब होता ये है कि कुछ पेशेंट्स में हार्ट की या तो एज की वजह से या कुछ अन्य बीमारियों की वजह से, या हार्ट की डिसीज़ अपने आप में हार्ट की रिदम को अनियमित कर देती है, इर्रेगुलर कर देती है। तो कहने का मतलब हमारा हार्ट की पंपिंग कभी फास्ट हो रही है और कभी स्लो हो रही है। इसी को हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। अब जब वो फास्ट होने लगती है, तब हमें वो पैल्पिटेशंस करती है, घबराहट करती है, अनईज़ीनेस करती है, और हार्ट रेट जब ठीक हो जाती है तो नॉर्मल आ जाता है। तो इस पैल्पिटेशंस को सही तरीके से टाइमली पकड़ना ज़रूरी है टेस्ट के थ्रू, और अगर पैल्पिटेशंस का कारण ये हार्ट की एरिथमिया है, तो इसको टाइमली ट्रीट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हार्ट की एरिथमिया जो क्या होता है कि समय के साथ ये क्रॉनिक एट्रियल फिब्रिलेशन में कन्वर्ट हो चुका होता है। क्रॉनिक एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब व्यक्ति को धड़कन की बीमारी है, पर उस धड़कन की बीमारी को हम पूरी तरह से रीसेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे पेशेंट्स में ब्रेन स्ट्रोक का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है ना? तो अगर हम टाइमली इसको डायग्नोज करके, इसको टाइमली इसके लिए मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं, जो हम ब्लड थिनर मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं, सो हम वो उस हार्ट में क्लॉट बनने से बचा सकते हैं। क्योंकि हार्ट की, देखिए, हार्ट की धड़कन अनियमित हो रही है, इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर बीटिंग की वजह से क्या हो रहा है, वो हार्ट पंप होकर, ब्लड जो है पंप होकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट तो हो रहा है, बट हार्ट के अंदर कुछ छोटे छोटे पॉकेट्स बन जा रहे हैं, जहाँ पे वो क्लॉट के रूप में रह जा रहा है। अब बॉडी में कहीं भी हमें पता है कि जब ब्लड रुकने लग जाएगा तो वो क्लॉट फॉर्म ले लेगा। तो हार्ट में जब वो खून के पॉकेट्स, ब्लड के पॉकेट्स बन जाते हैं, तो वहाँ क्लॉट बन जाता है। अब क्योंकि हार्ट पंपिंग तो कर ही रहा है कंटिन्यूसली, तो वो क्लॉट जो है पंपिंग के थ्रू हमारे बहुत कॉमनली ब्रेन सर्कुलेशन में अपवर्ड्स हमारे कैरोटिड्स के थ्रू ब्रेन में जाता है, और वो ऐसी जगह जाके अटक जाता है जहाँ से वो आगे नहीं जा पा रहा। अब वहाँ पे जाके अगर क्लॉट अटक गया, तो उसने वो जिस जिस हिस्से को सप्लाई कर रहा है ब्रेन के, वो हिस्सा हमारा निष्क्रिय या डैमेज हो जाता है, और इसी को हम स्ट्रोक कहते हैं। नहीं, लेकिन धड़कन की बात करें तो धड़कन, थोड़ा-सा बहुत सीरियस हो रहे हैं हमारी बातचीत। धड़कन तो हमेशा ही अच्छी होती है, लेकिन ये वाली धड़कन इतनी खराब क्यों है? हाँ जी। तो ये धड़कन खराब इसलिए है क्योंकि ये इर्रेगुलर है। जो भी चीज़ हमारी रेगुलर
वे में चल रही हो कि वो अच्छी है हमारे लिए। जब वो उसमें इर्रेगुलरिटी आ जाती है तो वो हमारे लिए ठीक और नहीं है। कैसे मान लें कि ये इर्रेगुलर हो गई है? कितना हार्ट बीट होना चाहिए? हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए कि इतनी हार्ट बीट है, वो खुद भी अगर नापना चाहें तो कैसे नाप लें? और उन्हें कैसे पता चले कि मैं अब बीमार हो रहा हूँ? ये बहुत मतलब हर किसी के अंदर एक सवाल है कि मुझे कैसे पता चले कि अब डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए? दिल की धड़कन कितनी अनियमित हो और कितनी बार हो हफ्ते में कि उन्हें लग जाना चाहिए कि ये परेशानी हो रही है, अब मुझे डॉक्टर चाहिए ही चाहिए? वो हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। देखिए, हार्ट की इर्रेगुलरिटी जो है, सबसे पहली चीज़ तो हमारी हार्ट की रिदम जो होती है 60 टू 100, 60 से लेके 100 के बीच में हमारी अगर हार्ट रेट है तो वो नॉर्मल है। बट ये तो हो गई हार्ट रेट कि हार्ट रेट कितनी होनी चाहिए। बट इसके बीच में हमारी हार्ट बीट रेगुलर है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। तो हार्ट रेट अगर हम देखें तो 60 से 100 के बीच, 100 के ऊपर जा रही है, स्पेशली अगर रेस्टिंग स्टेट में जा रही है। देखिए, थोड़ा भाग दौड़ के साथ हार्ट बीट आपकी 110 120 तक जाएगी, वो नॉर्मल है, उसके लिए बिल्कुल हमें परेशान नहीं होना है। अगर नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट में भी आपको पैल्पिटेशन शुरू हो रहे हैं और आपने हार्ट पल्स चेक करके आपने देखा या आपने मशीन के थ्रू देखा कि आपका हार्ट रेट बढ़ी हुई है 100 के ऊपर, तब डेफिनेटली हमें इसका चेकअप करवाना है। चेकअप में सबसे पहली चीज़ आती है, तुरंत आपको उसी समय डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए कि हमारी हार्ट में अनियमितता तो नहीं है, इर्रेगुलरिटी तो नहीं है, क्योंकि ईसीजी जो है वही हमें फाइनल डायग्नोसिस बताएगा कि ये हार्ट इर्रेगुलर है या नहीं। तो अगर आपको कभी एक आध बार भी हो रहा है, अगर हफ्ते में एक बार भी अगर ऐसे इवेंट हो रहे हैं आपको कि आपकी एकदम से आपको लग रहा है धड़कन बढ़ गई है और पैल्पिटेशंस होने लगे, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए तुरंत समझने के लिए। अब हो सकता है कुछ लोगों में घबराहट या स्ट्रेस की वजह से हो सकता है कुछ लोगों में धड़कन की बीमारी हो, बट उसको समझने के लिए हमें नेक्स्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर जाना पड़ेगा, जो कि है ईसीजी। उसके थ्रू हम उसको कंफर्म करेंगे और आगे का इलाज किया जाएगा। तो दिल, जैसे ही दिल की बात आती है लोग डर भी जाते हैं, जबकि दिल हमारा सबसे सॉफ्ट, सबसे अच्छा, और मुझे लगता है कि दिल धड़क रहा है तभी ज़िंदगी चल रही है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? तनाव हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, हर किसी के। तनाव के बिना अब हम लोग कोई भी चल नहीं पा रहे, चाहे ऑफ़िस का तनाव हो, घर का तनाव हो, और इसमें पल्पिटेशन या दिल की धड़कन थोड़ी तेज़, थोड़ी कभी कम हो ही जाती है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? मतलब क्या, किस डॉक्टर के पास सबसे पहले जाएँ? क्या सीधा दिल के डॉक्टर के पास चले जाएँ? क्या आके आप यहाँ पे रिसेप्शन पे बताएँ? ये एक जानने वाली बात ज़रूर है कि वो क्या करें, जो भी पेशेंट आ रहे हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोग आते हैं और उनको लगता है दिल धड़क रहा है बहुत तेज़, चलो दिल के डॉक्टर के पास चलते हैं। तो क्या ये ज़रूरी है कि हर इलाज अगर दिल से जुड़ा हुआ है तो दिल के डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, या मेडिसिन या कोई और डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ पे पहले जाके पहली डायग्नोसिस होनी चाहिए, उसके बाद वो आगे रेफ़र करता है? बिल्कुल, बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, हमें पता नहीं होता है कि कहाँ किस प्रॉब्लम के लिए जाएँ। हार्ट की अगर बात करें, दिल की बात करें, तो जब भी आपको इस तरीके की तकलीफ लगे, तो सबसे पहले फिज़िशियन के पास हमें कंसल्ट करना है। अब फिज़िशियन वो देख लेते हैं कि भई पहले आपकी हार्ट की प्रॉब्लम है भी या नहीं। हार्ट की प्रॉब्लम अगर लग रही है, धड़कन अनियमित है आपकी या बहुत ज़्यादा हार्ट बीट जा रही है, जिसका कोई और साधारण कारण समझ में नहीं आ रहा है, तब वो आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करेंगे। अब कई बार ये हार्ट की अनियमित धड़कन हमें स्ट्रेस की वजह से भी हो जाती है, जैसे आपने बताया। तो स्ट्रेस अपने आप में भी हार्ट बीट हमारी बढ़ा सकता है, पैल्पिटेशंस कर सकता है। तो अगर स्ट्रेस की वजह से, तो हमें न्यूरो में कंसल्ट करना है। कई बार हो सकता है कि किसी और बीमारी की वजह से हमें ये तकलीफ हो रही हो, तो फिजिशियन टाइमली उसको वहीं के वहीं मैनेज कर सकते हैं। तो हमें उनके कारणों को समझना है, जिसके लिए सबसे पहले फिजिशियन के पास जाएँ, और लगता है ज़रूरत पड़ती है तो न्यूरोलॉजिस्ट, या अगर हार्ट की प्रॉब्लम लग रही है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास। अच्छा, एक बात और है डॉक्टर कि आजकल बच्चे बहुत स्ट्रेस में हैं और उनमें न्यूरो की जो डेवलपमेंट है, डिसऑर्डर, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बच्चों को कैसे हम लोग सँभालें? क्योंकि वो तो हमारे देश की भविष्य हैं और उनमें बहुत तेज़ी से कहते हैं मेंटल हेल्थ, तो चलिए एक आपसे जुड़ा नहीं है, लेकिन न्यूरो की प्रॉब्लम बच्चों में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और कोविड के बाद ये चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। उसको लेके बहुत लोगों में चिंता है। उसके बारे में थोड़ा बताएँ हमें। देखिए, बच्चों में न्यूरो की प्रॉब्लम्स में सबसे जो कॉमन चीज़ अधिकतर हम देख रहे हैं, बच्चों में सर दर्द बढ़ने लगे हैं और बच्चों में लैक ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ रहा है ना? इन दोनों चीज़ों का एक सबसे कॉमन कारण जो हमने देखा है, वो है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम एंड लैक ऑफ पेशेंस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन।
एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, जो हेडेक्स हम देखते थे थोड़ा सा यंगर एज में जाके, टीन एज या उसके बाद डेवलप होते थे, वो बच्चों में हमें जल्दी दिखने लगे हैं। इसी के साथ जो हम लैक ऑफ कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, वो लैक ऑफ कंसंट्रेशन का डेवलप होने का कारण अगेन इनडायरेक्टली स्क्रीन टाइम है। स्क्रीन में अब हम रील्स ज़्यादा स्क्रॉल करने लगे हैं, और रील्स में हमें पता है कि हम 5 से 10 सेकंड में बोर हो जाते हैं, हमें उसमें भी वो 10 सेकंड का भी हमारे अंदर पेशेंस नहीं रहा है। तो बच्चे जब अपनी कम उम्र से ये चीज़ें देख रहे होते हैं कि हमें 5-10 सेकंड से उनका पेशेंस लेवल खत्म होने लगता है, उनका कंसंट्रेशन खत्म होने लगता है। तो वही चीज़ उनके जीवन शैली, लाइफस्टाइल में रिफ्लेक्ट होती है, उनकी पढ़ाई लिखाई और किसी भी एक्टिविटीज़ में रिफ्लेक्ट होती है। दे स्टार्ट बिकमिंग इम्पेशेंट, उनमें रेस्टलेसनेस डेवलप होती है, एंड दे कांट बी पेशेंट कि हम फोकस के साथ किसी एक्टिविटी पे ध्यान देंगे तब हमें रिजल्ट्स दिखाई देंगे। सो ये दोनों चीज़ें हमारी एक्सेसिव स्क्रीन टाइम एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन और लैक ऑफ पेशेंस कह लीजिए, इन दोनों से काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं। तो कैसे उसको हम संभालें अपने आप को, उसके टिप्स दीजिए। 5 ऐसे टिप्स बताइए कि हम किस तरह से न्यूरो की जो प्रॉब्लम आम लोगों में, बच्चों से लेके बड़ों तक में हो रही है, वो कैसे संभाली जा सकती है? देखिए, न्यूरो की प्रॉब्लम में सबसे पहली तो चीज़ हमें ओवरऑल अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करना है। जो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल बिल्कुल है, हमें कोशिश करते रहनी है, देखिए, जी। है ना? कोशिश का नाम ही ज़िंदगी है, हमें कोशिश करते रहनी है स्ट्रेस लेवल्स कम करने की। पहले तो हमें समझना है कि हमें स्ट्रेस है, तभी हम उसको कम करने की कोशिश कर पाएँगे। तो हमें अपनी प्रॉब्लम्स को समझना है, स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट है स्लीप, जो कि अगेन स्ट्रेस से जुड़ी हुई है। हम स्लीप को इतना महत्व नहीं देते, नींद को। नींद 6 सबसे पहले हम बोलते हैं, ओपीडी में भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, सबसे पहला सवाल हम यही करते हैं, चाहे पेशेंट को स्ट्रेस की डायरेक्टली प्रॉब्लम हो, सर दर्द की प्रॉब्लम हो, या कोई और न्यूरो की समस्या, इवन भूलने की बीमारी हो, सबसे पहली हम चीज़ ये बोलते हैं कि भाई आप स्ट्रेस्ड आउट तो नहीं है, एंग्जाइटी लेवल्स तो नहीं है। दूसरी चीज़ हम बोलते हैं कि नींद कैसी है आपकी। हम सोचते हैं कि हम कम नींद के साथ काम चला लेंगे, कुछ दिन तो हम काम चला रहे होते हैं, बट धीरे धीरे वो एक बर्नआउट फेज आने लगता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए डे 1 से हमारी नींद अच्छी होना ज़रूरी है, हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली बच्चों में भी और बड़ों में भी ब्रेन को प्रिजर्व रखने के लिए माना जाता है कि स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप हमारी ब्रेन डेवलपमेंट में डायरेक्टली हेल्पफुल है, अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेस। सो पहला एंग्जाइटी लेवल्स कंट्रोल करना, दूसरा गुड स्लीप, तीसरा इज गुड फिजिकल एक्टिविटी। रेगुलर जो हम हार्ट हेल्थ के लिए बात करते हैं कि 30 मिनट कम से कम एक्सरसाइज ज़रूरी है, सेम चीज़ आप ब्रेन पे अप्लाई कर लीजिए। सेम चीज़ ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा मैं कहूँगा हमारी डाइट। डाइट में स्वीट प्रोडक्ट्स हमें हमारी रेस्टलेसनेस को बढ़ाते हैं, एंग्जाइटी को बढ़ाते हैं, स्ट्रेस लेवल्स को बढ़ाते हैं। तो मीठे की मात्रा कम से कम रखनी है, ना के बराबर रखनी है। ऑयली फूड, जंक फूड अगेन हमारे इनडायरेक्टली हेल्थ पर असर डालते हैं, बीपी शुगर को बढ़ाकर, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाकर ब्रेन हेल्थ के लिए हानिकारक हैं। पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, किसी भी तरीके की आपको चाहे हार्ट की या बीपी की या शुगर की या कोलेस्ट्रॉल की अगर प्रॉब्लम है, तो उसको टाइमली ट्रीट करें और रेगुलर बेसिस पे मेडिकेशन के साथ उसे कंट्रोल में रखें, ना कि कुछ दिन की दवाइयाँ ली और फिर छोड़ के देखें। इस हिट एंड ट्रायल मेथड पे नहीं जाना है। रेगुलर बेसिस पे अगर हमने इन्हें कंट्रोल कर लिया, तो लॉन्ग टर्म में हम काफ़ी सारे न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से बच सकते हैं। अच्छा, आपने नींद की बात की और कहा कि नींद बहुत ज़रूरी है, और एक स्टैंडर्ड है कि 6 से 8 घंटे आपको सोना ही चाहिए। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने 4 घंटे का टाइम दे दिया है। उसके बाद एक ट्रेंड चल गया है कि भाई हम 4 घंटे ही सोएँगे और उसके बाद तो हम तो फिट हैं जी, ये कहने वाला एक नया ट्रेंड है। इसके लिए हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि आधी जनता जो है ना मोदी जी से बड़ी प्रभावित है और वो 4 घंटे सोती है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही कि मोदी जी उसके साथ क्या-क्या चीज़ें करते हैं। हाँ, देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि वो 4 घंटे में उनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप कैसी है। कुछ लोग ऐसे हैं, एक्सेप्शनल पर्सनैलिटीज़ हैं, मोदी जी जैसी, जो 4 घंटे की नींद उनकी दिन भर के लिए सफिशिएंट हो रही है। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि वो 4 घंटे में उनकी स्लीप साउंड है ना? प्लस उसके अलावा भी बीच-बीच में ब्रेक्स लेना ज़रूरी है, बीच-बीच में ब्रेन को रिलैक्सेशन देना ज़रूरी है। कई लोग तो ऐसे भी देखे हमने जो 8 घंटे की स्लीप होने के बाद भी दे आर नॉट सैटिस्फाइड। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो 8 घंटे सो तो रहे हैं, बट उनकी नींद बीच-बीच में टूट जा रही है, नींद हल्की है, वो सोने जाते हैं 10 बजे, पर 12 बजे तक नींद ही नहीं आ रही है पूरी। तो क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ क्वालिटी ऑफ स्लीप इंपॉर्टेंट है, ये इस पर ध्यान देना है। अच्छा, और एक संगीत जो है, म्यूज़िक, वो क्या न्यूरो के लिए इम्पोर्टेंट है? और मेडिटेशन
की बात करें, वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? ये छोटे-छोटे 2 सवाल हैं हमारे। जी। संगीत का बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे हमने कहा कि स्क्रीन टाइम कम करना है, वैसे ही हमें लिसनिंग एबिलिटी अपनी बढ़ानी है और उस लिसनिंग में हमें सूदिंग चीज़ें, कामिंग चीज़ें इन्वॉल्व करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट उसमें म्यूज़िक है। किसी भी तरीके का म्यूज़िक जो हमें पसंद हो, उसे रेगुलर बेसिस पे सुनना। स्पेशली अब म्यूज़िक भी कामिंग होना चाहिए, लाउड म्यूज़िक और स्ट्रेसफुल म्यूज़िक अवॉइड करना है। म्यूज़िक का बहुत प्रूवन रोल है इन आवर मेंटल हेल्थ एंड इनडायरेक्टली न्यूरोलॉजिकल हेल्थ, क्योंकि इनडायरेक्टली म्यूज़िक थेरेपी जो है हमारे स्ट्रेस लेवल्स को कम करती है। अच्छा, एक और जो बड़ी चीज़ आ रही है सामने, महिलाओं में भी स्ट्रोक के मामले बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। और वो कैसे डिफरेंट होते हैं पुरुषों के स्ट्रोक से? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? देखिए महिलाओं में और पुरुषों में लगभग-लगभग स्ट्रोक्स तो दोनों में ही देखे जाते हैं। कारण थोड़े-थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। महिलाओं में जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम की का मतलब है लैक ऑफ इनएक्टिविटी, वेट गेन, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल। ये सारे कॉम्बिनेशन में एक साथ हम ज़्यादा कॉमनली देखते हैं और स्पेशली क्योंकि महिलाएँ हार्मोनल चेंजेस के थ्रू ज़्यादा गुज़रती हैं पुरुषों के कंपैरिज़न में, तो वो भी एक मेजर फैक्टर होता है जो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस भी हमारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हमारे वेट पर अफेक्ट करते हैं और इनडायरेक्टली वो स्ट्रोक पर असर कर सकता है। तो उनमें कारण थोड़े से डिफरेंट हैं जिस पर हमें ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, एक लास्ट सवाल है। शरीर में कौन-कौन से ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि हमारा दिमाग अब खतरे में है? देखिए, शरीर में संकेत अगर हमें दिमाग की बात करें और शारीरिक संकेतों की बात करें, तो सबसे पहली चीज़ है कि कोई भी किसी भी तरीके के आपको सडन सिम्पटम्स हो रहे हैं, स्पेशली क्योंकि हमारा डिस्कशन स्ट्रोक पर फोकस्ड है, तो स्ट्रोक के बारे में हम कहेंगे। किसी भी तरीके से कोई भी आपको अचानक सिम्पटम आते हैं, अचानक शरीर के एक हिस्से में कमज़ोरी, अचानक ज़बान में लड़खड़ाहट, इवन अचानक तेज़ी से सर दर्द, अचानक बेहोशी, अचानक चलने में बैलेंसिंग की प्रॉब्लम, ऐसे किसी भी तरीके के सिम्पटम्स अगर सडनली डेवलप हो रहे हैं, तो हमें तुरंत के तुरंत अस्पताल जाना है, तुरंत के तुरंत अपने नियर बाय हॉस्पिटल जाना है। बिकॉज़ हम ब्रेन में कहा जाता है टाइम इज़ ब्रेन, तो जितना जल्दी आप हॉस्पिटल पहुँचेंगे स्पेशली स्ट्रोक में, उतना जल्दी हम इसको टाइमली ट्रीट कर पाएँगे। एक गोल्डन आवर कुछ कहते हैं स्ट्रोक में, बिल्कुल, उसके बिल्कुल। बारे में दर्शकों को जानना बहुत। बिल्कुल, बिल्कुल। जो हमने बताया कि टाइम इज़ ब्रेन है, तो साढ़े 4 घंटे के अंदर-अंदर अगर हम हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और पेशेंट को अगर स्ट्रोक के सिम्पटम हैं, तो हमारे पास स्पेशल थेरेपीज़ होती हैं जिसे हम थ्रोम्बोलिसिस थेरेपी कहते हैं। उसके थ्रू हम काफ़ी हद तक ब्रेन की जो इस प्रॉब्लम है उसको रिवर्स किया जा सकता है, क्योंकि शुरुआती फ़ेज़ में ब्रेन पूरी तरह से डैमेज नहीं हुआ होता है। तो ये इसी को हम गोल्डन आवर कहते हैं कि पेशेंट को साढ़े 4 घंटे के अंदर, और साढ़े 4 घंटे के अंदर भी मैं कहूँगा कि और जल्द से जल्द, अगर आपने देखा है 20 मिनट के अंदर भी पेशेंट अगर हमारे पास आएँगे, तो हम उनको और जल्दी बचाने की कोशिश कर पाएँगे। सो दिस इज़ द गोल्डन आवर्स, 4 एंड हाफ आवर्स। साढ़े 4 घंटे किसी भी स्थिति में अगर आप हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, तो आपकी बहुत सारी बीमारियां कंट्रोल की जा सकती हैं। और ये जो भगवान है, जो धरती के भगवान है, वो आपको बचाने में बहुत आगे आ सकते हैं। देखते रहिए जी न्यूज़।